प्यारे साथियों, तो मैं बात आपसे कह रहा था कि निजीकरण प्राइवेट सेक्टर गुलामी है। गुलामी कैसे? आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, आपके पिता बीमार है, आप छुट्टी चाहते हो, आप कहोगे सब छुट्टी दे दो, वो कहेगा परमानेंट छुट्टी ले जा, बहुत खड़े तेरे भाई। आप कहोगे इंक्रीमेंट बढ़ा कर दो सर, सैलरी बढ़ा दो, कहेंगे कहीं चला जा। आप कहोगे कि सर डेजिग्नेशन बढ़ा दो, बोले कहीं चला जा। सरकारी सिस्टम में प्रमोशन है, नौकरी में छुट्टी की गारंटी है, मेडिकल लीव है, इसलिए कि SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन ना देना पड़े। 2 अप्रैल 2018 के बाद डरी हुई सरकार ने निजीकरण कर करके आरक्षण खत्म करने का काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जितने डिपार्टमेंट का निजीकरण किया गया है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आपको याद होगा 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है। अगर पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग का बिल कोई लेके आया था तो वो भी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद ही लेके आया था। उसके बाद तो तमाम नेता जो है बात करने लगे हैं। अगर पहली बार SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिले, इसकी मांग कोई लेके आया था, इसका बिल कोई लेके आया था, तो आप चेक करवा लेना ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट में आपका अपना सांसद चंद्रशेखर आजाद लेके आया था, बाकी लोगों ने बैठ के तमाशा देखा। प्यारे साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे आसपास घूम रही है और वो सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनता की मांग है कि चुनाव EVM से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो जब मैं बैलेट पेपर कहूं तो दोनों हाथ उठा लेना, और जब मैं EVM कहूं तो अगर आप समर्थन में नहीं तो हाथ नीचे कर लेना। जबकि मैं तो EVM से जीता हूं, लेकिन आप नहीं जानते, 1.25 महीना रखवाली करवा के वेयर हाउस की तब जीता हूं और सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करके फॉर्म 17C लेके और एक जानकारी जुटा के जीता हूं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी है, अपने अधिकार को लूटने नहीं देना, अपने अधिकार को छीनने नहीं देना। तो आप ये बताओ, आप चाहते हैं EVM से चुनाव हो? गलत फहमी मत करो, इसी तरह चल रहा है देश में। अगर EVM से चुनाव चाहते हो तो हाथ खड़े करो। ये मोबाइल वालों के हाथ छोड़ के किसी का हाथ खड़ा नहीं है। ये मोबाइल वाले समर्थन में खड़े किए हैं, वीडियो बनाने के लिए खड़े किए हैं। अच्छा ठीक, आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि वो दिखाएं देश की सरकारों को कि जनता क्या चाहती है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और सरकार कह रही है कि EVM से चुनाव हो। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है उसमें किसी भी तरह के घपले घोटाले की संभावनाएं हैं। ऐसा प्रावधान किया है कि सारी ताकत आपके हाथ में दे दी है। इस तरह से विकेंद्रीकरण किया है संविधान के जरिए कि जनता के हाथ में ताकत दे दी। अब जनता अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहती ही नहीं और वो चुनाव के समय चंद पैसे लेके मिठाई में, शराब में अपनी वोट को बेच देती है तो फिर उनके बच्चों का भविष्य भी वो बेच ही देती है। फिर आप ये मत समझो कि कुछ बदलाव होने वाला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो नया ट्रेंड आया है देश की राजनीति में चुनाव से पहले कि महिलाओं को 2,000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 3,000 रुपए मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे, किसानों को, ये क्या है? ये असल में वोट को खरीदने के लिए, आपके स्वाभिमान को खरीदने के लिए सरकारों की तैयारी है। क्योंकि सरकार ये जान गई है कि गरीब लोगों की असल दिक्कत सत्ता नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता के बारे में तो पता ही नहीं। उनके पढ़े लिखे लोग नहीं जानते तो गरीब क्या जानता है। तो उनकी सबसे जरूरी है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, और उनके लिए चाहिए पैसे। तो आप उनको सीधे पैसे भेज दो तो वो गुलामों की तरह में वोट करते रहेंगे। ये नया ट्रेंड आया है आपकी वोट को खरीदने का। क्योंकि पहले तो रात के अंधेरे में वोट को खरीदा जाता था, चुपचाप कोई आता था कि पैसे ले लो हमें वोट दे देना। अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब ये वो कहते हैं ना, सरकार हमारी कहती है कि अब ये वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल हो गया है। ये डिजिटल वोट खरीदारी हो गई है।
पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पैसा फेंक के वो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन आप तो स्वाभिमानी लोग हैं, आपको तो समझना चाहिए कि इस पैसे से हमारा भला नहीं हो सकता। ये पैसा हमारी गुलामी से मुक्ति के लिए थोड़ा दिया जा रहा है, ये पैसा हमें कमजोर करने के लिए और हमारी ताकत ना बन जाए इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए फिर आप कहते हो कि हमारी साहब हमारी जमीन छीन ली। अभी एक मेरे पास लेटर आया था, यही है 100 कुछ बीघे जमीन है, ये नीचे वाला ये वाला बड़ी फाइल लाओ, 130 बीघे जमीन है, 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर में आरक्षित जगह पे 130 एकड़ भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क बनाने हेतु आवेदन। 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, मैंने सुना। कितने दिन से? ठीक है, अब देखो 380 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अभी वो माता जी मुझसे मिली थी, ताई मुझसे कह रही थी, आई बोली भैया अगर 6 महीने में नहीं बना चंद्रशेखर तो मैं यहीं वो कर दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, बोली मुझसे। तो हमने कहा अम्मा काहे को जरूरत है। आप समझो 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया। इस 1 साल अगर हम लग के मेहनत कर लें तो ये नगर निगम के अंडर आता है? महानगर पालिका में। तो अगर हम 1 साल मेहनत कर लें, अभी तो 1 साल का समय बचा नहीं है, तो महानगर पालिका में नीला झंडा लहर जाएगा और बाबा साहब का सिंबल वहां रखा जाएगा और फिर कोई भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। एक आवेदन दे देना तो अगले दिन जो है महानगर पालिका उसको जो है प्रस्ताव बना के पास कर देगी, आपका काम हो जाएगा। आप समझे ना, हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं, आसान रास्ता इख्तियार नहीं करते। अगर हम आसान रास्ते पे चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी भी समाज का नेतृत्व उस समाज का पढ़ा लिखा तबका करता है और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि उस समाज को सही रास्ते पे लेकर चलें, क्योंकि वो ही जानते हैं कि देश प्रदेश में क्या चल रहा है, बाकी बहुत बड़े समाज को नहीं पता है। तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव में लौटे, लोगों को समझाएं, बस्तियों में जाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि किस रास्ते से हमारी मुक्ति होगी और किस रास्ते से हम गड्ढे में गिरेंगे। जब तक पढ़े लिखे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, और इसलिए प्रभुजन सम्मेलन बुलाना पड़ा, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ा, कर्मचारी अधिकारियों को बुलाना पड़ा, यही बताने के लिए, यही याद दिलाने के लिए कि अगर आज वो इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं तो इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने और अपने बच्चों का जीवन कुर्बान कर दिया। उनके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उन्हें उतारना है, इसी जन्म में उतारना है, इसी जीवन में उतारना है। और जब तक कुर्सी पे बैठे तभी उतारने का काम करें, क्योंकि जिस दिन आप कुर्सी से हट गए आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप समाज के किसी काम आ सके। इसलिए कुर्सी पे बैठे उतारने का काम करें और समाज का हाथ पकड़ने का काम करें, समाज के बीच जाने का काम करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो दोस्तों आप लोग बताना कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो बहुजन समाज के लीडर रहे हैं उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में दोस्तों बताना। और बाकी चंद्रशेखर आज़ाद भाई बहुजन समाज के लीडर हैं, STF के बारे में बात करना बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप लोगों की राय क्या है जो कमेंट में बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय बाय।